एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का सी प्रोग्रामिंग की सीरीज में। तो आज है डे 29। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि स्टोरेज क्लासेस क्या होते हैं, उसके टाइप क्या होते हैं, जैसे कि ऑटो हो गया, रजिस्टर हो गया, स्टैटिक हो गया या एक्सटर्न हो गया। इन सभी क्लासेस के बारे में हम जानेंगे और उसके बेसिस पर जो प्रोग्राम है वो भी हम ट्राई करेंगे। और हर एक क्लासेस का क्या है, मतलब उसका मतलब क्या है, वो अब हम समझेंगे। तो सबसे पहले आपको जानना है कि स्टोरेज क्लासेस क्या होती है। तो स्टोरेज क्लासेस क्या करता है? स्टोरेज क्लासेस डिफाइन द स्कोप ऑफ, मतलब क्या डिफाइन करता है? स्टोरेज क्लासेस डिफाइन करता है स्कोप को डिफाइन करता है। मतलब किसी वेरिएबल की लाइफ टाइम कितना है, या किसी फंक्शन का लाइफ टाइम कितना है, या किसी वेरिएबल या फंक्शन का स्कोप कितना है, वो कौन बताएगा? बेसिकली हम स्टोरेज क्लासेस से कैसे डिक्लेयर करेंगे वो अभी हम जानेंगे। आ गए समझ में? तो अभी हम चलते हैं टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लासेस। तो टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लासेस, उसके चार टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप्स है वो है ऑटो, या इसे ऑटोमेटिक भी कहा जाता है। एक है रजिस्टर, और जो थर्ड है वो स्टैटिक, और जो लास्ट है वो है एक्सटर्न। तो हम वन बाय वन करके अभी सभी जो क्लासेस है उसका हम प्रोग्राम करेंगे, और वो क्या बताना चाहता है वो भी हम समझेंगे। सबसे पहले आप जानो कि तीनों में, मतलब उसका स्टोरेज क्लासेस का नाम, उसका स्कोप, उसका लाइफ टाइम कितना है, और जो इनिशियल वैल्यू उसके अंदर क्या डिफॉल्ट होगी, डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, और उसको हम किस कीवर्ड से डिनोट करते हैं वो आप जान लो। सबसे पहले आप देखोगे तो इधर देखो, जो ऑटो कीवर्ड है उधर देखो, वो लोकल स्कोप होता है। मतलब दो करली ब्रैकेट के अंदर ही उसका स्कोप होगा। किसी वेरिएबल या फंक्शन को आपने अगर ऑटो से डिक्लेयर कर दिया तो वो क्या होगा, उसी उसकी जो लाइफ होगी वो कहाँ तक होगी, उसी ब्लॉक के अंदर होगी। इसके लिए उन्होंने क्या किया, फंक्शन के ब्लॉक के अंदर ही उसकी लाइफ होगी। और उसकी जो, अगर हमने कोई वैल्यू उसके लिए इनिशियलाइज नहीं की तो वो क्या कर देगा, डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब जो गार्बेज की वैल्यू है उसको, गार्बेज जो वैल्यू होती है उसको वो ले लेगा। जब हम उसको कंपाइल करेंगे तो हमें स्क्रीन पे, आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखेगा, कोई गार्बेज वैल्यू दिखेगी। और हम किससे डिनोट करते हैं? हम डिनोट करते हैं ऑटो कीवर्ड से, हम उसको डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ऑटो स्टोरेज क्लासेस है उसके बारे में हम जान लेते हैं। अभी देखो, ऑटो स्टोरेज ऑटो स्टोरेज को हम क्या कह सकते हैं, मतलब वो ऑटोमेटिक है। मतलब आप ऐसा जानो कि मैंने इधर कंसेप्ट लिखा है, उसको समझो। क्या कंसेप्ट लिखा है कि टेम्पररी लोकल हीरो, ब्लॉक खत्म, काम खत्म। मैंने क्या किया कि सिर्फ उसका जो काम है उसको एक ही लाइन में लिख दिया कि वो टेम्पररी लोकल वेरिएबल होता है। मतलब कि वो टेम्पररी, उसी जो जिसका स्कोप है उसी फंक्शन के अंदर, या इसी वेरिएबल का स्कोप वहां तक ही लिमिट होता है जितनी जितना उसका स्कोप होता है। मतलब करली, मतलब लोकल ही होता है। आप ऐसे समझो, लोकल वेरिएबल है आप ऐसे। मतलब अगर आप कोई दूसरे फंक्शन में उसको एक्सेस करोगे तो वो एक्सेस नहीं होगा। आ गया समझ में? तो ये टेम्पररी लोकल हीरो होता है। और वो, मतलब जब ब्लॉक खत्म हो जाएगा तो उसका काम भी खत्म हो जाएगा। मतलब क्या, हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। उसका जो लाइफ है वो कहाँ तक है, उसी फंक्शन ब्लॉक के तक ही है। आ गया समझ में? अभी समझो, मैंने जो नीचे थियरी लिखी है वो भी समझो आप, कि वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन विदाउट एनी स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर आर ट्रीटेड एज ऑटो। मतलब हम, अगर कोई वेरिएबल आपने डिफॉल्ट जो वेरिएबल लिया होता है उसका भी स्कोप वहां तक ही होता है जहां तक उसके दो करली ब्रैकेट के अंदर ही होता है। आप समझो, किसी स्पेसिफिक ब्लॉक तक ही होगा ना। अगर आपने कोई वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है तो जो डिफॉल्ट जो वेरिएबल होगा वो भी एक ऑटो की तरह ही काम करता है। आप समझो, अगर आपने उसे ऑटो डिक्लेयर भी नहीं किया तब भी वो क्या करता है, डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट जो सी लैंग्वेज में है, आपने स्टोरेज क्लास का यूज भी नहीं किया, ऑटो स्टोरेज क्लास का, जो भी डिफॉल्ट हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, मान लो कि इंट x इज इक्वल टू 10, तो ये भी क्या है, ये भी एक, उसका जो लाइफ है, उसका लाइफ टाइम है वो क्या है, उसी करली ब्रैकेट या उसी फंक्शन के अंदर लिमिट है। आ गया समझ में? और समझो कि स्कोप क्या है। स्कोप लोकल टू द ब्लॉक और फंक्शन विच इज डिक्लेयर। मतलब उसी ब्लॉक तक ही उसकी लिमिट है, या उसी ब्लॉक के अंदर ही हम एक्सेस कर सकते हैं, उसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और हम उस फंक्शन तक ही उसका क्या है, लिमिट, लाइफ टाइम बेसिकली है। एग्जिस्ट ओनली ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द ब्लॉक और फंक्शन। कब एग्जीक्यूट करेगा? जब वो फंक्शन का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा तभी वो एग्जिस्ट करेगा। आ गया समझ में? और कीवर्ड क्या यूज करते हैं हम? ऑटो कीवर्ड हम यूज करते हैं। एग्जांपल से समझो कि हमने क्या किया कि वाइड फंक्शन, जो फंक्शन है उस फंक्शन के अंदर क्या किया
कि ऑटो एक्स इज इक्वल टू 10, क्या किया, ऑटो एक्स इज इक्वल टू 10 कर दिया। और जो ऑटो पहले लाइन मैंने क्या लिखी थी कि वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन विदाउट एनी स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर आर ट्रीटेड एज ऑटो, मतलब इंट एक्स इज इक्वल टू 10, ये क्या सेम होगा किससे, ऑटो इंट एक्स इज इक्वल टू 10। मतलब अगर मैंने इधर प्रिंट किया, उसी फंक्शन के अंदर उसको अगर प्रिंट किया, तो वो क्या होगा, तभी प्रिंट होगा। अगर मैंने क्या किया कि ये जो फंक्शन हमने बनाया है और मैंने क्या किया कि इसको मेन दूसरे कोई फंक्शन में एक्सेस करने का प्रयास किया, तो वो एरर देगा, मतलब एक्सेस नहीं होगा। अभी क्या करते हैं हम, कुछ प्रोग्राम ऑटोमेटिक या ऑटो कीवर्ड से हम ऑटो जो स्टोरेज क्लासेस है उससे हम करके देखते हैं। अभी समझो, इस प्रोग्राम में समझो, पहले आपको मैं प्रोग्राम समझाता हूँ कि कैसे हम ऑटो स्टोरेज क्लास का यूज करके हम क्या कर रहे हैं कि दो नंबर की एडिशन कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया कि इंट मेन, जो मेन फंक्शन है उसको लिया और उस मेन फंक्शन के अंदर ऐड ऑटो नाम का फंक्शन कॉल किया, कर लिया। अभी क्या होगा कि मैंने इस फंक्शन को कॉल किया और वो क्या करेगा, जो वो ऐड ऑटो फंक्शन है उसके पास जाएगा और उसके अंदर क्या होगा कि हमने देखा कि हमने ऑटो इंट ए के अंदर क्या किया, 10 को असाइन कर दिया। उसके बाद फिर से हमने दो नंबर चाहिए ना, तो दो नंबर के लिए हमने दो वेरिएबल लिए, ऑटो इंट बी इज इक्वल टू 20 लिए, और हमने जो सम है उसका उसको भी ऑटो कर दिया, ऑटो इंट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। और हमने लास्ट में क्या किया, प्रिंट एडिशन यूजिंग ऑटो परसेंट डी, और सम हमारा 30 बेसिकली प्रिंट होगा। कितना होगा, 30 हमारा प्रिंट होगा। और आप इधर देखो कि हमने कॉल भी फंक्शन को सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर क्या किया, कॉल किया, पर आप देखो कि हमने जो प्रिंट करने की लाइन है, जो हम जहां सम प्रिंट करने वाले हैं, वो भी किधर किया, हमने उसी फंक्शन के अंदर किया। क्यों किया कि आप देखो कि आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं ए बी और जो सम वेरिएबल है उसके आगे आपने ऑटो डिक्लेयर किया है, या आप ऑटो नहीं भी लगाते तो उसका जो लाइफ है वो कहाँ तक लिमिट रहता, उसी लोकल या फंक्शन ब्लॉक तक ही लिमिट रहता। तो आप जो वेरिएबल देख रहे हो वो क्या है, लोकल वेरिएबल, मतलब उसके जो स्कोप है वो कहाँ तक है, उसी दोनों करली ब्रैकेट के अंदर है, उसके बाहर आप एक्सेस नहीं कर सकते। आ गया समझ में। अभी क्या करते हैं, हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और जो भी केसेस है उसको भी हम वहां डिस्कस करेंगे। भाई मैं क्या करता हूँ कि हमारा जो फंक्शन है fun3.c नाम से उसको सेव कर लेता हूँ, और इधर मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले मैं लाइन लिखूंगा हैशटैग इंक्लूड stdio.h। उसके बाद क्या करूंगा कि मेन फंक्शन है उसको लिख लूंगा वाइड में, क्योंकि हम कुछ रिटर्न नहीं, रिटर्न जीरो लिखने से अलावा मैं क्या करूंगा, वाइड मेन से उसको डिक्लेयर कर दूंगा। अगर आपने इंट में लिया तो आपको नीचे क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न जीरो लिखना पड़ेगा। अभी मैं क्या करता हूँ कि जो फंक्शन है उसको सिर्फ कॉल कर लेता हूँ, ऐड फोन को मैं फंक्शन का नाम दे देता हूँ, और उसको सिर्फ मैंने क्या किया, मेन फंक्शन के अंदर कॉल किया। अभी क्या करता हूँ मैं कि अभी इस फंक्शन से मैं कुछ रिटर्न नहीं करने वाला, तो मैं क्या करता हूँ, वाइड ऐड फन, उस फंक्शन को मैं डिक्लेयर करूंगा, और मैं क्या करता हूँ, ऑटो इंट ए इज इक्वल टू 10 कर देता हूँ। उसके बाद ऑटो इंट बी इज इक्वल टू 20 कर देता हूँ। उसके बाद क्या करूंगा, इधर देखो ऑटो रहेगा, ऑटो जो स्टोरेज क्लास है उसको मैंने पहले डिक्लेयर कर लिया। अभी जो सम आएगा उसके लिए मैंने क्या किया कि उसको भी मैंने ऑटो से डिक्लेयर कर दिया, ऑटो इंट सम इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी को मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद उस सम को मैं प्रिंट करना है, प्रिंट एफ क्या करूंगा, %d स्लैश n, और इधर क्या करूंगा मैं, तो जो सम है उसको प्रिंट करूंगा। जो हमारा फंक्शन है उसको मैं क्या करता हूँ, अभी प्रिंट करके देखता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इस प्रोग्राम को कंपाइल करके देखता हूँ। देखो हमारा जो सम था वो 30 आ गया। अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं ये ट्राई करता हूँ कि मैं उस सम को मैं इस फंक्शन के अंदर असाइन करने की कोशिश करता हूँ। अभी आप देखो कि क्या होगा, आ गया एरर आ गया। क्या किया कि each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in, आ गया। तो आप देखोगे तो क्या आया हमें कि जब हमने उसको क्या किया कि मेन फंक्शन के अंदर प्रिंट करने का ट्राई किया, तो वो क्या आ गया, एरर आ गया समझ में। कि अगर आपने ऑटो स्टोरेज का क्लास का यूज कर अगर आपने किसी वेरिएबल या फंक्शन को आपने डिक्लेयर किया, तो वो फंक्शन की जो लाइफ टाइम है या उसका स्कोप है
तो उसी जो करली ब्रैकेट या उसी ब्लॉक तक ही वो सीमित होगा। आप उसको दूसरे फंक्शन में असाइन नहीं कर सकते। जो जो डिफॉल्ट डिफॉल्ट अगर आपने किया कि मैंने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की, तो वो क्या होगा कि कोई गार्बेज वैल्यू उसके अंदर असाइन होगी। आ गया समझ में? और उसका लाइफ टाइम कहाँ तक होगा? उसी दोनों करली ब्रैकेट के अंदर उसका लाइफ टाइम होगा। तो ये हो गया ऑटो स्टोरेज क्लासेस के बारे में। पीछे जाकर देखो कि ऑटो का स्कोप क्या था, लोकल था। उसका लाइफ टाइम क्या था कि उसी फंक्शन या ब्लॉक के अंदर ही उसका लाइफ टाइम होगा। और अगर हमने कोई वैल्यू अगर सेट नहीं की, मतलब मैंने वो 10 हटा दी है, तो क्या होगा? उसके जो गार्बेज वैल्यू है ए और बी के अंदर आ जाएंगे। और हम किस कीवर्ड से डिक्लेयर किया? कीवर्ड मतलब हमने किस कीवर्ड से उसको डिनोट किया? ऑटो इंट, उसके बाद ए वेरिएबल का नाम, और उसके बाद उसके अंदर मैंने वैल्यू असाइन कर दी। आ गया समझ में? तो अभी हम समझते हैं कि दूसरा जो कीवर्ड है वो है हमारा रजिस्टर के बारे में। अभी रजिस्टर ये क्या होता है? रजिस्टर ये यूज करते हैं प्रोसेस, मतलब हम किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए। स्टोर करने के लिए मतलब अगर आपको आपका स्पीड बढ़ाना है, मतलब किसी प्रोसेसर का स्पीड बढ़ाना है, या हम अपने वर्क का स्पीड बढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं कि रजिस्टर लाते हैं। तो वो क्या करता है रजिस्टर? बेसिकली प्रोसेस को फास्ट करता है। आप ऐसे समझो, आ गया समझ में? वो कैसे करता है उसका अभी मैं डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा। सबसे पहले आप देखो कि स्कोप क्या होता है। उसका लोकल स्कोप होता है, मतलब उसका भी स्कोप उसी फंक्शन ब्लॉक या उसका जो उसी करली ब्रैकेट के अंदर उस वेरिएबल को हम एक्सेस कर सकते हैं। उसका लाइफ टाइम भी क्या होता है? फंक्शन या ब्लॉक के अंदर होता है। अगर मैंने कोई वैल्यू उसके अंदर नहीं असाइन की तो क्या होगा? कोई गार्बेज वैल्यू हमें स्क्रीन पे प्रिंट होती नजर आएगी। उसका कीवर्ड क्या है? उसका कीवर्ड है रजिस्टर कीवर्ड है। आ गया समझ में? अभी हम चलते हैं इसकी डिटेलिंग में। सबसे पहले आपको क्या समझना है कि रजिस्टर रजिस्टर क्या काम करता है, कि हमने क्यों यूज कर रहे हैं। तो रजिस्टर हम प्रोग्राम में क्यों यूज करते हैं कि फास्टर मेमोरी रेसर टर्बो मोड इनेबल, मतलब वो क्या काम करता है कि मेमोरी मतलब प्रोसेसर के अंदर वो फास्टर डेटा को एक्सचेंज करता है। उसकी वजह से क्या होगा कि हम डायरेक्टली किसी डेटा को जल्दी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब अभी समझो कि कैसे जल्दी एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले अभी इसके अंदर देखो कि हमारा रैम, मतलब जो मेन मेमोरी होती है, अगर कोई भी हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया तो वो क्या हो जाता है कि मेन मेमोरी मेमोरी के अंदर असाइन हो जाएगा। क्या होगा? मेन मेमोरी के अंदर असाइन हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि हमने दो नंबर की एडिशन परफॉर्म करनी, जैसे कि x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2, और हमें एडिशन करके उसका जो आंसर आएगा वो कहाँ लिखना है? z वेरिएबल के अंदर। आ गए समझ? और अभी क्या होगा कि वो प्रोसेसर है। प्रोसेसर मतलब सीपीयू के अंदर क्या है? अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट। वो क्या करेगा? उसी नंबर की एडिशन परफॉर्म करेगा। तो वो क्या करेगा? सबसे पहले जो मेन मेमोरी के अंदर 5 है उसको लेकर आएगा। उसके लिए क्या होगा? 1 सेकेंड टाइम लगेगा। फिर से वो y के अंदर 2 है उसको लेकर आएगा। उसके अंदर उसको लाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड लगेगा। और फिर से हमें आंसर असाइन करना है, तो उसको कहाँ असाइन करना है? मान लो जेड के अंदर असाइन करना है, तो वो जेड भी उधर लेके जाना पड़ेगा कि इसके अंदर असाइन कर दो। तो वो क्या होगा? 3 सेकंड तो मेन मेमोरी से जो डेटा है उसको लाने के लिए आ गया। प्रोसेसर के अंदर वो डेटा लाने के लिए 3 सेकंड लगे। और बाद में क्या करना है कि 5 + 2 किया तो क्या होगा? 7 आएगा। तो जेड के अंदर फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? वो 7 असाइन करना पड़ेगा। तो 4 सेकंड लग गए। मतलब कितना टाइम लगा? 4 सेकंड का टाइम लगा। और हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये टाइम थोड़ा ऑप्टिमाइज हो जाए, तो उसके लिए क्या आया? रजिस्टर्ड जो स्टोरेज क्लासेस है वो आया। वो क्या करेगा कि जो मेन प्रोसेसर है उसके अंदर अगर हमने रजिस्टर असाइन कर दिया, तो अपना जो रिजल्ट है, अपना जो डेटा है, वो क्या होगा? उसी प्रोसेसर के अंदर वो स्टोर होगा। कहाँ स्टोर होगा? रजिस्टर के अंदर वो स्टोर होगा। तो उससे क्या होगा कि डायरेक्टली हमें 5 + 2 करना पड़ेगा, और 7 से हमें क्या मिलेगा? आंसर मिल जाएगा। कितने सेकंड में? 0.1 सेकंड में हमें डायरेक्टली वो आंसर मिल जाएगा। तो आ गया समझ में कि हम क्यों रजिस्टर कीवर्ड बेसिकली हम यूज करें, या रजिस्टर स्टोरेज क्लासेस हम यूज कर रहे हैं। आ गया समझ में? अभी हम चलते हैं उसकी थ्योरी पार्ट पर। थ्योरी पार्ट में समझो कि क्या किया कि उन्होंने स्टोर्स द वेरिएबल इन द सीपीयू रजिस्टर फॉर फास्टर एक्सेस। सीपीयू के अंदर रजिस्टर को रख दिया। क्यों रखा? क्योंकि हम किसी डेटा को फास्टर एक्सेस कर सके। आ गया समझ में? अभी मैंने दिखाया कि कैसे हम किसी डेटा को फास्टर एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद समझो कि स्कोप क्या है। उसका स्कोप है लोकल टू द ब्लॉक और फंक्शन इन विच इट इज अ डिक्लेयर। मतलब उसका जो स्कोप कहाँ तक होना होगा कि उसी फंक्शन के अंदर, मतलब जो करली ब्रैकेट हमने दिए हैं उसी के अंदर उसका स्कोप होगा। आ गया समझ में? स्कोप मतलब क्या? कि उसी के अंदर वो एक्सेस हो सकता है। आ गया समझ में? अभी लाइफ टाइम समझो। एग्जिस्ट ओनली ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द ब्लॉक और फंक्शन। मतलब कब तक वो एग्जिस्ट करेगा? जब तक कि वो ब्लॉक या फंक्शन बेसिकली हम कंपाइल कर रहे हैं या रन कर रहे हैं, जब तक उसका प्रोग्राम चल रहा है वहां तक ही वो सीमित होगा।
कीवर्ड समझो कि कौन सी कीवर्ड यूज करते हैं हम, रजिस्टर्ड कीवर्ड का यूज करते हैं। नोट्स, अभी इधर क्या दिया है कि द कंपाइलर में इग्नोर दिस रिक्वेस्ट इफ नो रजिस्टर आर अवेलेबल। अगर आप रजिस्टर नहीं अवेलेबल होगा तो वो क्या होगा, डायरेक्टली रैम के अंदर स्टोर होगा, मेन मेमोरी के अंदर स्टोर होगा, और फिर से वही प्रोसेस ज्यादा टाइम लगेगा एक्सेस के लिए। आ गया समझ में? पॉइंटर्स टू द रजिस्टर वेरिएबल आर नॉट अलाउड। रजिस्टर वेरिएबल के लिए पॉइंटर जो हमने सीखा कि किसी और वेरिएबल का एड्रेस बेसिकली वो स्टोर नहीं कर सकता रजिस्टर। आ गया समझ में? तो ये था रजिस्टर का कॉन्सेप्ट। अभी हम क्या करते हैं, इसका जो एग्जाम्पल है जिसका प्रोग्राम है उसको हम देखते हैं। अभी देखो, अभी आप इस प्रोग्राम को ध्यान से देखो कि क्या किया है मैंने। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, मेन फंक्शन लिख देते हैं, और मेन फंक्शन के अंदर अभी देखो मैंने क्या किया, ऐड रजिस्टर नाम का फंक्शन मैंने कॉल किया। तो ऊपर जाएगा वो क्या करेगा, ऐड रजिस्टर फंक्शन को ढूंढेगा। तो ऐड रजिस्टर फंक्शन हमने इधर डिक्लेयर किया। क्या किया मैंने, इधर जाएगा कि ऐड रजिस्टर फंक्शन के अंदर जाएगा, उधर क्या होगा, ऐड रजिस्टर, और उधर हमने फिर से क्या किया कि जो वेरिएबल है उसको हमने रजिस्टर से डिक्लेयर किया। वो क्या होगा, अगर मैंने रजिस्टर इंट ए इज इक्वल टू 15 होगा तो वो जो ए के अंदर की वैल्यू है 15 वो कहाँ स्टोर होगा, अभी जो सीपीयू है उसके अंदर, जो रजिस्टर है उसके अंदर वो 15 स्टोर होगा। वैसे आप फिर से देखो, रजिस्टर इंट बी इज इक्वल टू 25, तो वो फिर से क्या होगा कि 25, वो जो बी 25 क्या होगा कि वो प्रोसेस जो सीपीयू के अंदर रजिस्टर है उसके अंदर वो स्टोर होगा। और रजिस्टर इंट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, फिर से उसका जो सम आएगा, दोनों नंबर का सम आकर वो कहाँ स्टोर होगा, जो सम नाम का वेरिएबल है वो आ जाके स्टोर होगा। और डायरेक्टली आंसर कहाँ होगा कि वो स्टोर होगा अपने सीपीयू के अंदर, जो रजिस्टर है वहाँ स्टोर होगा। और फिर से हम क्या करेंगे कि प्रिंट एडिशन यूजिंग रजिस्टर परसेंटेज सम, और उस सम को हम प्रिंट करेंगे। सबसे पहले आप जानो कि जब हमने फंक्शन कॉल किया कि सबसे पहले वो कहा जाएगा, ऐड रजिस्टर के अंदर जाएगा, और फिर से वो चेक करेगा क्या इंट ए इज इक्वल, रजिस्टर इंट ए 15 दिया है तो क्या करेगा, वो 15 को जाकर जो सीपीयू के अंदर रजिस्टर है उसको असाइन कर देगा। फिर से देखेगा कि दूसरा भी वेरिएबल क्या किया है इन्होंने, रजिस्टर इंट बी किया है, तो फिर से वो रजिस्टर के अंदर ही कैसे होगा, अभी आप देखो इधर, फिर से वो क्या होगा, इधर जाकर स्टोर होगा। और लास्ट में क्या होगी, एएलयू अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट के अंदर जब हम उससे हम एडिशन को प्रोसेस करेंगे तो हमें डायरेक्टली क्या होगा, जो सम है वो निकल के आएगा। अभी हमें क्या देखना है कि उसका स्कोप कहाँ तक है। तो अभी देखो, अगर उसका स्कोप भी जैसे ऑटो में था कि उसी फंक्शन या ब्लॉक तक ही लिमिट था, मतलब ये लोकल स्कोप है इसका। आ गया समझ में? अगर कोई भी वेरिएबल अगर आपने उस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है तो आप उसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, क्यों, उसकी जो लाइफ है या स्कोप है वो कहाँ तक लिमिट है, उसी फंक्शन के अंदर है। आ गया समझ में? तो ये था उसका स्कोप क्या है, कि हम कैसे यूज करते हैं, उसका कंसेप्ट क्या है, क्यों हमने रजिस्टर कीवर्ड लाया, वो भी हमने अभी समझा। अभी क्या करता हूँ मैं, इस प्रोग्राम को मैं आपको इंप्लीमेंट करके, अभी उसी प्रोग्राम में मैं क्या करता हूँ, हमारा जो पहला प्रोग्राम था उसी के अंदर मैं क्या करता हूँ, REG रजिस्टर से डिक्लेयर कर देता हूँ, REG रजिस्टर से मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, और जो आंसर है वो भी मैं क्या करूंगा, रजिस्टर के अंदर डिक्लेयर कर दूंगा। अभी आप देखोगे कि अगर मैं इस फंक्शन को इधर कॉल, फंक्शन को क्या किया मैंने, इधर ऐड फन नाम का फंक्शन है उसको मेन फंक्शन के अंदर कॉल किया। वो कॉल करने के बाद क्या देखेगा कि ऐड फन के अंदर क्या है, तो ऐड फन के अंदर क्या देखेगा, तो इधर इन्होंने क्या किया, एडिशन परफॉर्म की, तो वो देखेगा एडिशन। तो सबसे पहले वो चेक करेगा कि पहला नंबर कौन सा है, पहला नंबर क्या है, रजिस्टर इंट ए इज इक्वल टू 10। तो वो क्या करेगा कि उस 10 को लेकर जाकर कहाँ रखेगा, जो हमने सीपीयू है सीपीयू के अंदर वो स्टोर करेगा, किसके अंदर, रजिस्टर के अंदर। फिर से वो बी को देखेगा 20 है, प्लस क्या करेगा, 20 के अंदर, 20 कहाँ स्टोर होगा, दूसरे रजिस्टर के अंदर। और हमें रिजल्ट जो स्टोर करवाना है सम का, वो भी हमने क्या किया, रिजल्ट भी हमने क्या किया कि रजिस्टर इंट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी किया। तो जो सम आएगा वो भी कहाँ स्टोर होगा, जो प्रोसेसर है या सीपीयू है उसके अंदर वो स्टोर होगा, कहाँ, रजिस्टर के अंदर स्टोर होगा। आ गया समझ में? अभी मैं क्या करता हूँ कि इस प्रोग्राम को मैं चला कर देखता हूँ। अभी देखो 30 हमारा आउटपुट आ गया। अभी मैं क्या करता हूँ कि हमें चेक करना है कि इसका स्कोप कितना है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो प्रिंट है उसको कहाँ प्रिंट करूंगा, मेन फंक्शन के अंदर प्रिंट करके देखता हूँ। अभी देखो एरर आएगा, क्यों एरर आएगा, उसका जो स्कोप है वो क्या है, लोकल स्कोप है, मतलब वो कहाँ तक है, उसी फंक्शन के अंदर या उसी ब्लॉक के अंदर हमने डिक्लेयर किया है। मतलब जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए, उस रजिस्टर नाम से अगर आपने वेरिएबल डिक्लेयर किए तो उसकी जो एक्सेस कहाँ तक कर सकते हैं हम, उसी लोकल वेरिएबल है तो उसी लोकल स्कोप के अंदर ही हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रजिस्टर का प्रोग्राम। स्टोरेज क्लासेस है, उसका नाम है स्टैटिक। कंसेप्ट आप देखो क्या बताया मैंने, स्टैटिक मतलब क्या, लाइफ लॉन्ग एरी वैल्यू याद रखता है। अभी आप समझो कि मैंने अगर किसी वेरिएबल को अगर स्टैटिक से डिक्लेयर किया तो वो क्या होगा कि जो भी हम ऑपरेशन बाद में परफॉर्म कर रहे हैं
तो वो अगर आपने मेमोरी के अंदर एक बार अलोकेट हो गई तो वो जो मॉडिफिकेशन है वो मेमोरी उसी मेमोरी के अंदर होगा। मतलब अगर आप दूसरे फंक्शन के अंदर गए तो वो क्या होगा, उसी फंक्शन के अंदर जो भी हमने मेमोरी बनाई उसी के अंदर वो क्या होगा, जो वैल्यू है बी की वैल्यू अपडेट होगी। ये अभी मैंने बताया। अभी मैं क्या करता हूँ कि उसका थ्योरी पार्ट समझेंगे, फिर से आपको प्रोग्राम के टाइम और अच्छे से मैं समझाऊंगा। कि अभी थ्योरी पार्ट देखो क्या है, इधर क्या दिया है उन्होंने, कि आप समझो कि फॉर अ वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन रिटेन्स द वैल्यू बिटवीन फंक्शन कॉल्स। नेक्स्ट देखो आप, फॉर ग्लोबल वेरिएबल रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द सेम फाइल, इंटरनल लिंकेज, लोकल वेरिएबल लिमिटेड टू द फंक्शन ब्लॉक, लास्ट देखो ग्लोबल वेरिएबल लिमिटेड टू द फाइल, लाइफ टाइम एग्जिस्ट फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम, कीवर्ड क्या है स्टैटिक। ये हो गई थ्योरी। आप चाहे इसको पढ़ लो एक दो बार। क्या करता है कि जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, और अगर आपने क्या किया, इस एग्जांपल से समझो कि मैंने क्या किया कि मेन फंक्शन के अंदर एक, दो और तीन बार हमने सेम फंक्शन को कॉल किया, तो अब क्या होगा कि वो क्या होगा, सबसे पहले फन वन कॉल किया तो वो कहा जाएगा कि जो फन वन फंक्शन है वो उसको देखेगा। तो फन वन फंक्शन में देखो हमने क्या किया है कि इंट ए इज इक्वल टू वन किया, और जो बी है उसको मैंने क्या किया कि स्टैटिक स्टैटिक इंट बी इज इक्वल टू वन किया। अभी क्या करता हूँ कि उस नंबर को हम प्रिंट करके देखते हैं। उस नंबर को क्या किया हमने, प्रिंट किया। ए इज इक्वल टू परसेंट डी, बी इज इक्वल टू परसेंट डी, और ए और बी को मैंने प्रिंट किया। तो क्या आएगा, सबसे पहले ए के अंदर आ जाएगा वन, और बी के अंदर क्या आएगा, वन आएगा। आ गया समझ में। तो उसके बाद क्या होगा कि हमने क्या किया, ए प्लस प्लस किया। मतलब अब ये ए की वैल्यू क्या हो गई, वन से बढ़कर टू हो गई, और बी की वैल्यू क्या हो गई, वन से बढ़कर टू हो गई। आ गया समझ में। वन से बढ़कर क्या हो गई, टू हो गई। पर अभी आप देखोगे कि अभी हमने इंट ए इज इक्वल टू वन किया है, तो ये क्या होगा, डिफॉल्ट, मतलब ये लोकल वेरिएबल हो गया। तो अगर ये लोकल वेरिएबल हो गया तो वो उसकी जो एक्सेस करने का लाइफ जब हम एक्सेस करते हैं वो क्या होगा, उसी ब्लॉक के अंदर ही लिमिट होगा। मतलब क्या होगा कि फिर से अगर फंक्शन कॉल हुआ वो फिर से कहा जाएगा, जाएगा इधर फन वन के पास जाएगा, और फिर से क्या करेगा, ए के अंदर अभी क्या वैल्यू आ गई थी, ए के अंदर आ गई थी ए के अंदर आ गई थी टू। पर वो क्या हो गया, हमने अभी दूसरे फंक्शन के अंदर उसको कॉल किया, तो वो ए बेसिकली क्या होगा, ए हमेशा वन ही रहेगा, क्या रहेगा, वन रहेगा। और जो पहली वाली जो मेमोरी थी वो डिस्ट्रॉय होकर दूसरे वाले मेमोरी के अंदर फिर से क्या होगा, ए असाइन होगा। क्या होगा, ए इज इक्वल टू वन असाइन होगा, और स्क्रीन पे क्या दिखेगा हमें, हमें स्क्रीन पे क्या दिखेगा, वन हमें आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगा। और जो बी है वो बी हमने क्या किया, स्टैटिक किया है। तो स्टैटिक किया है तो क्या होगा कि उसकी जो लाइफ है वो क्या होगी, हम किसी कहाँ तक भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसकी लाइफ जब तक प्रोग्राम हमारा खत्म नहीं हो जाता तब तक वो चलेगा। आ गया समझ में। तो वो क्या होगा, स्टैटिक इंट बी इज इक्वल टू वन। तो उसका जो मेमोरी लोकेशन है उसके अंदर वैल्यू अपडेट होगी। जैसे कि अभी देखो कि बी बी इंक्रीमेंट होगा ना, बी इंक्रीमेंट होगा तो क्या होगा, टू होगा। तो फिर से जब फंक्शन कॉल होगा तो टू का आ जाएगा इधर, प्रिंट करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, टू बेसिकली प्रिंट होगा। आ गया, टू टू प्रिंट होगा, और जब ए क्या होगा, वन ही प्रिंट होगा। क्यों वन होगा, क्योंकि उसका लोकल स्कोप कहा था कि उसी ब्रैकेट या फंक्शन के अंदर ही है। आ गया समझ में। और हमने क्या किया कि प्रिंट कर कर उसको फिर से असाइन किया, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, ए के अंदर की जो पहली वैल्यू है उसी को वो प्रिंट करके देगा। अभी मैंने फिर से फंक्शन को कॉल किया, क्या किया, फिर से मैंने फंक्शन को कॉल किया, फिर से क्या जाएगा, वो वर्ड मेन के पास जाएगा। इधर से आप देखो वाइड फन वन जो है उसके पास जाएगा। और अभी देखो कि जो दूसरी वाली जो हमने मेमोरी बनाई थी ए इज इक्वल टू वन, वो भी अभी क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी। और नया फंक्शन कॉल हुआ है तो फिर से क्या होगा, ए के अंदर फिर से वन आ जाएगा, और वन हमारा क्या होगा, वन फिर से हमारा प्रिंट होगा, ए इज इक्वल टू वन। और जो बी देखो हमने क्या किया है, स्टैटिक किया है। मतलब वो वैल्यू पहले जो वैल्यू थी वो क्या होगी, अपडेट होगी, बी प्लस प्लस होगा। ऐसा नहीं कि एक ही वैल्यू अपडेट होने रही, पर क्या होगा, जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं तो वो फंक्शन कहा जाएगा, ऊपर ऊपर देखेगा कि फन वन है। तो ए के अंदर फिर से क्या हो गया, उसी फंक्शन की उसकी लाइफ या स्कोप वहां तक ही है, तो ए के अंदर फिर से क्या होगा, ए इज इक्वल टू वन होगा। तो ए इज इक्वल टू वन अगर हमने किया तो ए के अंदर जब हम नया फंक्शन कॉल करेंगे तो उस फंक्शन कॉल करने की वजह से वो क्या होगा, जो पहले वाली मेमोरी थी वो क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी। तो डिस्ट्रॉय होने के बाद वो टू जो असाइन हुआ है हमारा बढ़कर वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। तो वो क्या होगा, जो ए इज इक्वल टू वन ही हमारा
बेसिकली प्रिंट होगा। और जो स्टैटिक है वो क्या होगी, फंक्शन कॉल भी करेंगे तो वो क्या रहेगी, वो वैल्यू सेम रहेगी जो प्रीवियस अपडेट की गई है। अब 1 से हमने क्या किया, बी प्लस प्लस करने पर क्या होगा, वो वैल्यू बढ़कर 2 होगी। तो वो मेमोरी क्या होगी, सेम मेमोरी के अंदर ही वो वैल्यू अपडेट होगी। वो मेमोरी क्या हुआ, डिस्ट्रॉय नहीं हो रही। आ गया समझ में। हम फिर से अगर फंक्शन को कॉल किया तो मेमोरी क्या हो रही, डिस्ट्रॉय नहीं हो रही। तभी क्या होगा, 1 से बढ़कर 2 हो गई। वैसे हमने फिर से फंक्शन कॉल किया तो ये 1 थर्ड टाइम होगा, तो a इज इक्वल टू 1, फिर से दूसरे वाली मेमोरी वो डिलीट होगी और लास्ट में हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 1। और जो b कितना होगा, b प्लस प्लस 2 से बढ़कर क्या होगा, 3 हमारा हो जाएगा। तो 3 हमारा हो गया। 3 होने के बाद फिर से वो क्या होगा, फंक्शन को प्रिंट करेगा और b के अंदर फिर से क्या हो गया, 3 हमारा आ गया। तो अभी आप इसको देखो कि हमारा आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट आप देखोगे तो a इज इक्वल टू 1 पे b इज इक्वल टू 1 ही आएगा, और a इज इक्वल टू 1 फिर से b इज इक्वल टू 2 आएगा, फिर से a इज इक्वल टू 1 पे b इज इक्वल टू 3 आएगा। तो आप देखो कि क्या हम स्टैटिक कीवर्ड से हो क्या रहा है, आ गया समझ में। अभी आप हम क्या करते हैं कि एडिशन ऑफ टू नंबर का प्रोग्राम इधर समझ लेता हूँ आपको, और बाद में हम दोनों जो प्रोग्राम है उसको करके देखेंगे, इंप्लीमेंट करके देखेंगे। अभी देखो एडिशन में क्या रहे कि हमने मेन फंक्शन के अंदर एक बार फंक्शन को कॉल कर दिया। स्टैटिक किया है तो क्या होगा, स्टैटिक वेरिएबल रिटेन्स इट्स वैल्यू, मतलब आप में अगर इस, अभी देखते हैं हम ट्राई करके। फिर से मैंने स्टैटिक इंट बी इज इक्वल टू 40 किया, और जो सम है उसको भी स्टैटिक कर दिया, और सम के अंदर क्या किया, a प्लस बी किया। और एडिशन हमारी इधर क्या होगी, प्रिंट होगी। एड स्टैटिक मतलब हमने सभी वेरिएबल अभी स्टैटिक कर दिए। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको डायरेक्टली प्रोग्राम के माध्यम से समझते और वहां ही हम सभी कंडीशन चेक करके देखेंगे। स्टैटिक का इधर सेम प्रोग्राम है तो मैं सबसे पहले स्टैटिक का कर लेता हूँ। इधर क्या कर देता हूँ, सिर्फ स्टैटिक, उसके बाद रजिस्टर की जगह फिर से स्टैटिक, जो सम है उसको भी मैं क्या करता हूँ, स्टैटिक कर देता हूँ। आपको एक होमवर्क है, स्टैटिक कीवर्ड होने से जो जो वैल्यू हमने असाइन की वो कहाँ स्टोर होगी, वो आपको बेसिकली सर्च करना है। जैसे रजिस्टर से क्या होता था, अगर रजिस्टर हमने डिक्लेयर किया तो रजिस्टर से क्या होता था कि वो प्रोसेसर के अंदर ही रजिस्टर का जो पार्ट है वहां जाके स्टोर होता था। और अभी देखो कि रजिस्टर क्या होता है कि वो 16 बिट का होता है, मतलब 2 बाइट का होता है। तो आप देखो कि उससे कम वाले मतलब इंट या क्यार तक ही वो सीमित होगा। ये भी आप वो जाके सर्च करो कि मैं क्या बताना चाहता हूँ कि रजिस्टर कितने बिट्स का होता है और उसकी लिमिटेशन क्या है, वो आपको अभी सर्च करनी है। और क्या करता हूँ मैं, इधर मैं करता हूँ सम इज इक्वल टू a प्लस बी। अभी मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो अभी कंपाइल सक्सेसफुली हो गया और जो हमारी एडिशन थी 30 वो आ गई। क्या एरर बताया था उन्होंने कि जो स्टैटिक इंट है वो सम है, वो क्या हम अगर वो हम उसको कांस्टेंट से इनिशियलाइज नहीं कर सकते। मतलब हमने क्या किया कि जो वेरिएबल थे उसी को अगर हमने डिक्लेयर किया तो वो नहीं हो सकता, ऐसे उन्होंने एरर बताया। आपको क्या करना है कि सिर्फ उस एरर को एनालिसिस करके अपने प्रोग्राम में चेंजेस करने हैं। आ गया समझ में। तो ये हो गया हमारा जो, अभी मुझे देखना है कि हमने जो ए प्लस प्लस इंक्रीमेंट और बी प्लस प्लस वाला जो प्रोग्राम किया था स्टैटिक कीवर्ड से, वो अभी अभी हमें करके देखना है। हैशटैग इंक्लूड, और मुझे क्या करना है, stdio.h से मैंने डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, void void इधर क्या करता हूँ, fun1 को मैं कर देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ कि जो स्टैटिक इंट बी इज इक्वल टू क्या कर देता हूँ मैं, 10 असाइन कर देता हूँ। और जो इंट है उसको क्या रखता हूँ मैं, लोकल वेरिएबल रखता हूँ। तो इंट ए इज इक्वल टू 11 कर देता हूँ। कर दिया। अभी मुझे क्या करना है कि मुझे प्रिंट करके उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसको इंक्रीमेंट करूंगा। प्रिंट ए इज इक्वल टू परसेंट डी, उसके बाद फिर से बी इज इक्वल टू क्या करूंगा, परसेंट डी कर दूंगा। उसके बाद स्लैश एन कर दूंगा। और मुझे क्या चाहिए, ए और बी की जो वैल्यू है उसे हमें प्रिंट करवाना है। तो आपको अभी मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ए प्लस प्लस ए कर देता हूँ, उसके बाद बी प्लस प्लस को मैं करता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, अभी जो मेन फंक्शन है वाइड मेन, अभी मैंने लॉजिक समझा दिया है। तो आपको मुझे बताना है कि कमेंट सेक्शन में, अभी इधर ही पहुँच लो और कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर मुझे प्रिंट करवा के दो कि क्या आंसर आएगा। अभी हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन है fun1, उसको मैं क्या कर लेता हूँ, कॉल कर लेता हूँ। अभी आपको क्या करना है, इसका जो आंसर आएगा उसको आपको अभी पॉज लेकर कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताना है। तो क्या आंसर आएगा बताओ। सबसे पहले अभी आप देखो
a इज इक्वल टू 11, b इज इक्वल टू 10, हमारा आंसर आ गया। आ गया। अगर मैं इस फंक्शन को फिर से कॉल करता हूँ, क्या करता हूँ, फन वन को अभी फिर से कॉल करता हूँ, अभी आप बताओ क्या आंसर आएगा। अभी पूरा लॉजिक समझाया आपको, क्या करना है, इधर पॉज लिखना, आंसर देखना है। देखो क्या आ गया, ए तो उतना ही रहा, बी फिर से बढ़ गया। क्यों बढ़ा बी? क्योंकि बी की जो मेमोरी थी वो वही रही ना, और जो ए था वो ए क्या होगा, बी की मेमोरी ये रही, ए की। अगर दूसरी बार फंक्शन कॉल किया तो ए की जो पहली मेमोरी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, फिर से ए के अंदर क्या आ जाएगा, ए 11 ही आएगा, और हम प्रिंट करेंगे उसको तो 11 ही हमारा प्रिंट होगा। और बी के अंदर हमने क्या किया, स्टैटिक से डिक्लेयर किया, तो स्टैटिक क्या करेगा, उसका जो मेमोरी लोकेशन है वो फिक्स रहेगा, और उसी के अंदर क्या होगा, जो वैल्यू है अपडेट रहेगी। अभी बी प्लस प्लस कर दिया तो क्या होगा, अभी 10 से क्या होगा, 10 से वो 11 होगा, और हमें प्रिंट क्या नजर आया, अभी 11 ही हमारा प्रिंट होगा। आ गया समझ में? तो ये था प्रोग्राम। अभी मैं क्या करता हूँ, इधर दो स्टैटिक कीवर्ड से एडिशन का प्रोग्राम है वो भी ट्राई किया। उसके बाद मैंने क्या किया कि ये जो हमने पहला कीवर्ड पहला जो प्रोग्राम लिया था उसको भी हमने ट्राई करके देखा कि कैसे स्टैटिक कीवर्ड से वैल्यू अपडेट हो रही है, कैसे स्टैटिक जो हम इधर स्टैटिक कीवर्ड यूज कर रहे हैं वो जो सी प्लस प्लस और जावा में हम यूज करते हैं उससे थोड़ा अलग है। आ गया समझ में? तो अभी हम जाते हैं, जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है एक्सटर्नल या एक्सटर्न। ये जो लास्ट वाला जो स्टोरेज क्लासेस है वो हम अभी हम पढ़ेंगे। जो एक्सटर्न क्या होता है कि ग्लोबल मोहल्ला सुपरस्टार, मतलब सब जगह दिखाई पड़ता है। मतलब अगर आपने कई अगर किसी वेरिएबल या फंक्शन को आपने अगर एक्सटर्न कीवर्ड से अगर डिक्लेयर किया तो वो क्या होगा, किसी मल्टीपल फाइल के अक्रॉस आप एक्सेस कर सकते हैं। क्या होगा कि मल्टीपल फाइल के अक्रॉस हम एक्सेस कर सकते हैं। उसका जो स्कोप है वो कहा था कि वो ग्लोबल स्कोप है, मतलब ग्लोबल एक्सटेंड अक्रॉस फाइल वेयर डिक्लेयर विद एक्सटर्न। अगर आपने कोई फाइल से अभी सेव करके, मतलब किसी फाइल के अंदर अगर फंक्शन डिक्लेयर किया है, और हम क्या कर सकते हैं, किसी और फाइल में उसको एक्सटर्न कीवर्ड से हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न उस फंक्शन को हम रिटर्न कर सकते हैं। तो ये एक्सटर्न कहाँ यूज होगा, जहाँ हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम आते हैं। मान लो कि अगर आपको कोई असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, और मैं क्या करूंगा कि आपकी किसी और दोस्त ने उसका आधा असाइनमेंट पूरा कर दिया, और अभी आपको क्या करना है, उसके आगे का जो असाइनमेंट है उसको पूरा करना है। तो कैसे करोगे, आपको क्या करना है, उसके अंदर जो फाइल उसने सेव की है उसको क्या करना है, आपको सिर्फ एक्सटर्न कीवर्ड से उसके जो फंक्शन डिक्लेयर किया वो फंक्शन को आपको सिर्फ उसकी अदर फाइल में, मतलब आप इधर एक्सेस आपको करना पड़ेगा। आ गया समझ में? तो ये था एक एक्सटर्नल या एक्सटर्न कीवर्ड क्या करता है, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लासेस क्या काम करता है, और हम इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं। जो एक्सटर्न होता है उस कीवर्ड से हम उसको डिक्लेयर करते हैं। आ गया समझ में? क्या करते हैं, एक्सटर्न कीवर्ड से हम डिक्लेयर करते हैं। और एक्सटर्न डज नॉट अलोकेट मेमोरी, इट इज ओनली डिक्लेयर्स वेरिएबल। वो क्या करता है, कोई मेमोरी अलोकेट नहीं करता, वो हम क्या करते हैं, उसको सिर्फ जो वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करते हैं। एक्चुअल मेमोरी एलोकेशन हैपेंस इन द डेफिनेशन। आ गया समझ में? ये थी उसकी थ्योरी। अभी हम क्या करते हैं, उसका जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका जो एग्जाम्पल है वो अभी हम जान लेते हैं। कि मैंने क्या बताया था कि जो जो भी अगर हमने कोई फंक्शन या वेरिएबल हमने एक फाइल के अंदर डिक्लेयर किया है, और हमें दूसरे फाइल के अंदर एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ जो फंक्शन है, अभी देखो इधर क्या किया है कि जो वेरिएबल है, जो ग्लोबल वेरिएबल दिया है, मतलब इंट ए इज इक्वल टू 50 और इंट बी इज इक्वल टू मैंने क्या किया, 60 कर दिया। तो ये जो दोनों वेरिएबल है वो आप देखोगे तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले डिक्लेयर किया, मतलब ये क्या हो गई, ग्लोबल वेरिएबल है। मतलब ग्लोबल वेरिएबल मतलब अगर कोई भी वेरिएबल आपने अगर मेन फंक्शन की भी बाहर, मतलब सबसे पहले आपने अगर डिक्लेयर किया है, मतलब वो किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, किसी ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर नहीं है, तो उसको हम थ्रू आउट द फंक्शन उसको एक्सेस कर सकते हैं, मतलब किसी और फंक्शन में भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। अभी देखो मैं इधर क्या किया कि वाइड एड एक्सटर्न नाम का फंक्शन बनाया, और हमने क्या किया कि उस ग्लोबल वेरिएबल को फिर से हमने क्या किया, एक्सटर्न इंट ए, और फिर से क्या किया, एक्सटर्न इंट बी। मतलब जो ग्लोबल वेरिएबल है हमने फिर से उस वेरिएबल को क्या किया, एक्सटर्न जो कीवर्ड है उससे हमने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया। और लास्ट हमने क्या किया, इधर इंट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया। तो दो नंबर हमने ऊपर जो ग्लोबल वेरिएबल असाइन किया है उसको फंक्शन के लाने के लिए क्या किया, फिर से मैंने एक्सटर्न जो कीवर्ड है उससे हमने डिक्लेयर कर दिया। तो क्या हो गया, उस फंक्शन के अंदर आ गए, हमने क्या किया, इंट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। और जब हम सम करेंगे तो वो सम क्या आएगा, 50 प्लस 60 मतलब 1110 उसका आंसर आएगा। पर हमने क्या किया कि उस फंक्शन का इधर सिर्फ हमने फंक्शन लिखा या कोड लिखा, और हमने क्या किया कि उसका जो मेन फंक्शन है वो दूसरे फाइल के अंदर लिया। तो मैंने क्या किया, सिर्फ उसका जो प्रोटोटाइप है, मतलब जो फंक्शन है उसको सिर्फ क्या किया, एक्सटर्नल कीवर्ड्स की मदद से उसको कॉल कर लिया। क्या किया हमने, उसका प्रोटोटाइप इधर कॉल कर लिया दूसरे फाइल के अंदर, क्या है, एक्सटर्न वाइड। और जो ऐड एक्सटर्न नाम का, अभी देखो इधर ऐड एक्सटर्न नाम का जो फंक्शन है उसको क्या किया, सिर्फ वो जो दूसरा जो हमने फाइल सेव किया है कि fun2 डॉट नाम से उसको सेव किया है,
पहली फाइल किस नाम से सेव थी, fun1.c नाम से सेव थी। और हमने क्या किया कि उस फंक्शन को एक्सेस करने के लिए सिर्फ क्या किया, एक्सटर्न वाइड एड एक्सटर्न नाम का जो फंक्शन है उसको सिर्फ हमने इधर डिक्लेयर कर दिया और मेन फंक्शन के अंदर कॉल किया उस फंक्शन को। और फिर से कॉल करने के बाद अब इंट मेन लिया है तो इधर मैंने क्या कर दिया, रिटर्न 0 कर दिया। और हमें कंपाइल करते समय क्या करना है, अभी तक हम जो कंपाइल कर रहे थे वो क्या करते, रनर जो टूल था उसकी वजह से हमारा कोड रनर से क्या डायरेक्टली हम उस पर रन करने पर हमारा आउटपुट आ जाता था। पर अभी हमें क्या करना है कि ये कमांड हमें डालनी है। क्या कमांड है, जीसीसी fun1.c, जो पहली फाइल थी उसका नाम, उसके बाद जो दूसरी फाइल थी उसका नाम, और हमें क्या करना है -o और आउटपुट हमने दे दिया, या आप ए भी ले सकते हैं इधर। और मैं क्या किया, // आउटपुट कर दिया। अभी देखो कि इधर जो किया किया हमने जो प्रिंटफ लिखा था वो इस फाइल को कंपाइल किया, मतलब हम दोनों फाइल एक साथ कंपाइल कर रहे, तो हमें क्या मिला कि दोनों फाइल मतलब अलग अलग कोड लिखे, अलग अलग फाइल है, और उस फाइल को हम क्या कर रहे हैं एक साथ कंपाइल कर बेसिकली हमारा आउटपुट हम देख पा रहे हैं। आ गया समझ में। अभी क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। मैं जो अभी प्रोग्राम समझा कि कैसे हम एक्सटर्न कीवर्ड से दो फाइल के अंदर कोड लिखकर हम कंपाइल कर पा रहे थे, अभी मैं क्या करता हूँ उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके देखता हूँ। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, #include stdio.h, उस फाइल को इंक्लूड कर लूंगा। और मुझे क्या करना है कि दो वेरिएबल में डिक्लेयर कर लेता हूँ, int a = 10 और int b = क्या कर देता हूँ 20 कर देता हूँ। तो ये जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए वो क्या है, ग्लोबल वेरिएबल, मतलब हम इसे कहाँ भी एक्सेस कर सकते हैं। अभी क्या करता हूँ कि हमें एडिशन परफॉर्म करनी, तो उस एडिशन का जो कोड है मैं वाइड add1 नाम का जो फंक्शन है उसके अंदर उस कोड को लिखूंगा। अभी क्या करता हूँ, वाइड add1, और इधर मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ। इधर क्या करता हूँ कि जो वेरिएबल हमें चाहिए एक्सटर्न जो कीवर्ड है उसकी मदद से मैं क्या करता हूँ डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो एक्सटर्न उसका डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम int a इधर एक्सेस कर लेता हूँ, कर दिया। फिर से मैं क्या करता हूँ, एक्सटर्न int b = 20 कर देता हूँ। और मुझे क्या करना है, अभी देखो अभी क्या करता हूँ कि जो भी हमने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किए उसको हमें क्या करना है उस फंक्शन के अंदर एक्सेस करना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक्सटर्न int a। अभी मैंने क्यों इधर फिर से असाइन नहीं किया, क्योंकि हमने ग्लोबली उसकी वैल्यू असाइन कर दी है, तो वो क्या होगा, वो इधर भी असाइन होगा। आ गया समझ में। तो ये अगर हमने इधर ए ले लिया है तो ए के अंदर डायरेक्टली क्या होगा, 10 वैल्यू असाइन हो जाएगी। फिर से मैं क्या करता हूँ कि एक्सटर्न int b, मतलब फिर से उस जो वेरिएबल हमने ग्लोबल वेरिएबल जो डिक्लेयर किया था उसको फिर से मैं क्या करता हूँ एक्सटर्न कीवर्ड की मदद से फिर से डिक्लेयर कर देता हूँ। अभी मुझे क्या करना है कि उस दो नंबर का एडिशन चाहिए, तो int sum = a + b इधर कर देता हूँ। और मुझे क्या करना है कि उसको प्रिंट करवाना है, तो printf %d, उसके पहले क्या लिखता हूँ, sum = %d /n। इधर क्या करता हूँ मैं, सम जो वेरिएबल है उसको ले लेता हूँ। अभी इस कोड को मैंने क्या किया है कि इस कोड को मैंने किया है कि जो fun3.c नाम की जो फाइल है उसके अंदर हमने सेव कर लिया है। अभी मैं क्या करता हूँ, नया एक फाइल बनाता हूँ। नए फाइल के अंदर क्या करता हूँ, fun4.c नाम से उसको सेव करता हूँ। अभी मुझे इधर क्या करना है कि हमें एक्सटर्न कीवर्ड की मदद से उस फंक्शन को हमें इधर लिंकेज करना है। तो क्या करूंगा मैं, एक्सटर्न वाइड, हमारा फंक्शन का नाम क्या था, फंक्शन का नाम था add1। तो मैं क्या करता हूँ, इधर add1 उसका जो प्रोटोटाइप है वो हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मेन फंक्शन के अंदर उस फंक्शन को फिर से कॉल करता हूँ, इंट मेन। अभी इंट मेन लिया तो मुझे क्या देना पड़ेगा, नीचे कुछ रिटर्न नहीं करना, तो क्या कर देता हूँ, रिटर्न 0 कर देता हूँ। और मुझे लास्ट में क्या करना है, अब इधर add1 है तो इस फंक्शन को मुझे कॉल करना पड़ेगा, add1 फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, कर दिया। अभी मुझे क्या करना है, इस प्रोग्राम को कंपाइल करना है, तो मैं क्या कहाँ जाऊँगा, टर्मिनल के अंदर, न्यू टर्मिनल। और इधर मुझे क्या कमांड डालनी है, अभी जो मैंने कमांड बताई कौन सी, जीसीसी, पहले फाइल है उसका नाम, क्या फाइल का नाम क्या था, fun3.c। फिर से मुझे जो दूसरी फाइल है वो क्या थी, fun4.c और -o। और हमें क्या करना है कि आउटपुट और हमें एक बार एंटर दबाना। उसके बाद फिर से // जो हमने इधर -o के बाद जो डिक्लेयर किया है, मतलब वो आउटपुट हमें इधर
देना है सिर्फ आउटपुट। अभी देखो कि हमारा जो सम था वो क्या हो गया, 30 हमारा प्रिंट हो गया। और हमने किस फाइल को चलाया, जो दूसरी फाइल थी वो फाइल को हमने कंपाइल किया, मतलब दोनों जो फाइल थी वो एक ही साथ हमने क्या किया, कंपाइल किया। तो ये था हमारा एक्सटर्नल स्टोरेज क्लासेस का यूज कर हम कैसे किसी एडिशन, दो नंबर की एडिशन कर सकते हैं, इसको अभी हमने समझा। तो आपको क्या करना है, फिर से ये थ्योरी पढ़नी है, फिर से ये प्रोग्राम आपको ट्राई करने हैं। कुछ डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप वो बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल देखेंगे, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन या एरेज का पार्ट हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।